चलो बेटा लिखो केस नंबर 7। केस नंबर 7 इसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ पीसी ऑन द बेसिस ऑफ स्वैप रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ पीसी ऑन द बेसिस ऑफ स्वैप रेशियो। लिखिए, या स्वैप रेशियो को बोलते हैं एक्सचेंज रेशियो। लिखिए बेटा, द कैलकुलेशन of swap ratio is done to find out the number of share which are acquired to be issued by purchasing company to vendor company in PC. Following steps are followed to find out PC by using swap ratio. Step 1. Calculate exchange ratio। इसका फॉर्मूला है स्वैप रेशियो इक्वल्स टू वैल्यू पर शेयर वेंडर कंपनी, वैल्यू पर शेयर परचेजिंग कंपनी। स्टेप 2 में लिखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय परचेजिंग कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इक्वल्स टू number of equity share in vendor company multiplied by swap ratio। multiplied by swap ratio। स्टेप 3 लिखेंगे, पीसी हो जाएगी नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड multiplied by value per share
ये भी है परचेजिंग कंपनी का, ये भी है परचेजिंग कंपनी का। नीचे लिखेंगे हिंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्वैप रेशियो गिवन इन क्वेश्चन। स्वैप रेशियो इन क्वेश्चन। लिखिए वेन एवर वैल्यू पर शेयर for both companies is given or is required to be computed, then it will be considered as hint for exchange ratio. Exchange ratio। अगला पॉइंट बेटा, अब होगा केस नंबर 8। इसका नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ब्रैकेट में लिखिए अनलिस्टेड कंपनीज। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ब्रैकेट में लिखेंगे अनलिस्टेड कंपनीज। लिखिए इफ परचेजिंग कंपनी is an unlisted company and it does not know its issue price, then payment of PC cannot be made until value per share of purchasing company is calculated. The following formula may be applied to calculate intrinsic value per share. लिखिए फॉर्मूला, इंट्रिंसिक वैल्यू
per share for purchasing company equals to assets fair value minus liabilities payable value minus preference share capital, if any, divided by number of equity share of purchasing company. Number of equity share of purchasing company. आगे लिखेंगे एडिशनल पॉइंट्स. एडिशनल पॉइंट्स. पहला पॉइंट लिखो बेटा. इफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट if fair value of asset and payable value for liabilities is not given for purchasing company, then we will consider book value of assets and liabilities for intrinsic value per share. इसी में लिखना ब्रैकेट में intangible asset intangible assets are considered valueless if fair value is not given. If fair value is not given. सेकंड पॉइंट लिखिए. The given values for assets and liability of purchasing company shall not be incorporated in balance sheet of purchasing company, but the given values shall be considered for intrinsic value only. थर्ड पॉइंट लिखिए. The concept of intrinsic value is relevant
for absorption only in amalgamation intrinsic value cannot be computed for newly formed company. लास्ट पॉइंट लिखेंगे, द कैलकुलेशन ऑफ पीसी will always be made by net asset method whenever calculation of PC, calculation of intrinsic value is required. Calculation of intrinsic value is required. लिख लिया? चलो अब बेटा ये सब कुछ समझने के लिए एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वहां से आपको क्लियर होगा क्या है ये। तो आ जाओ सब लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। सब लोग आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23। चलो ये है क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन कैसे लगेगा, अब शुरू करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चलो पढ़ो जरा क्या लिखा है। बी कंपनी लिमिटेड हैज फॉलोइंग बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट दी है ये बी कंपनी की बैलेंस शीट। आगे पढ़ो। बी कंपनी इज एमलगमेटेड विद बीसन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 1997। कह रहा है बेटा बी कंपनी एमलगमेट हो गई किसके साथ? बीसन लिमिटेड के साथ। ऑन विच डेट बैलेंस शीट ऑफ बीसन इज एज फॉलोज। ये जो बैलेंस शीट है ये बीसन लिमिटेड की है, बीसन लिमिटेड की। और ये एमलगमेट हुई तो ये हो गई वेंडर कंपनी और ये हो गई परचेजिंग कंपनी। ठीक है, अब यहां से पढ़ना जरा। ये हो गई परचेजिंग कंपनी। अब देखिए और क्या क्या लिखा है। आगे लिखा है बेटा, फॉर द पर्पज ऑफ अमेलगमेशन द गुडविल ऑफ बी लिमिटेड वॉज कंसिडर्ड वैल्यूलेस। कह रहे हैं बेटा इनकी गुडविल वैल्यूलेस हो गई। ठीक है, आगे पढ़िए। देयर आर ऑल्सो अरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 4 लाख। कहते हैं इन्होंने 4 लाख का डेप्रिसिएशन अभी दिखाया नहीं है। ठीक है। द शेयर होल्डर ऑफ बी कंपनी, अब सब लोग ध्यान देना, the shareholder of B Company Limited allotted in full satisfaction of their claim shares in Beeson Limited।
क्या इसका मतलब हुआ बेटा? बी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको शेयर्स मिले हैं किस कंपनी के? बीसन लिमिटेड के, इन द सेम प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन? और ये देखो क्या लिखा है, एज पर देयर रिस्पेक्टिव इंट्रिंसिक वैल्यू, एज पर देयर रिस्पेक्टिव, क्या लिखा है? इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यूज ऑफ टू कंपनीज बियर टू वन अनदर। अब ये देखो बेटा, अब रुक के एकदम इत्मीनान से जरा सुनो क्या मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या लिखा है बेटा, इसमें लिखा है एक कंपनी है बी लिमिटेड, स्क्रीन पे देखिए, और एक कंपनी है बीसन लिमिटेड। जो बी लिमिटेड है वो बीसन लिमिटेड में एमलगेमेट हो गई, तो बी कंपनी तो लिक्विडेट हो गई। कौन सी कंपनी है? बीसन लिमिटेड है। अच्छा अब सुनो, अब ये बताओ, तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना के लिखूं तो यहाँ पे ऐसे हुआ ना, बीसन लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब बची क्या है? बीसन लिमिटेड। तो अब आप बच्चे बताओ, अगर बीसन ने बी को, अगर बीसन ने बी को एडॉप्ट ये एब्जॉर्ब कर लिया तो इसने इसको कुछ पैसा दिया होगा कि नहीं दिया होगा? पैसा दिया होगा। तो ये जो परचेज कंसिडरेशन है वो यहाँ पे दिया है, हिंट दिया है, पूरा नहीं दिया है। देखो ये क्या लिखा है, ये वाली लाइन, द शेयर होल्डर इन बी लिमिटेड आर अलॉटेड फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। कह रहे हैं बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर हैं उनको इनके शेयर मिले हैं पूरे जितने चाहिए। अच्छा, in Beeson Limited in the same proportion in respect to in the same proportion as the respective intrinsic value of the two companies। कह रहे हैं बेटा जैसी दोनों कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके हिसाब से दोनों कंपनीज ने एक दूसरे को शेयर्स एक्सचेंज किए हैं। अब ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, सुनना पूरे ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू का होती क्या है पहले ये देखो, फिर कहाँ यूज होती है, फिर कैसे यूज होती है, वो बात आएगी। तो अब देखिए, देखिए बताओ मुझे बेटा, जैसे मान लो मैंने आपकी कंपनी को खरीदा, सब लोग स्क्रीन पे देखिए, मैंने आपकी कंपनी को खरीदा और मैं सारे पैसे का शेयर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं बेटा? शेयर। ये लिखा है ना, ये देखो, द शेयर होल्डर ऑफ बी कंपनी अलॉटेड फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम्स शेयर्स इन बीसन लिमिटेड। तो पैसा तो मिला नहीं, क्या मिला? शेयर्स मिला। अब शेयर्स में बेटा बात क्या आती है, जैसे मान लो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, मेरी कंपनी, आपका शेयर बाजार में 50 रुपए का बिक रहा है, कितने का? मेरा 100 का बिक रहा है। तो मैं कहूंगा जब अपने 2 शेयर लेके आओ तब मेरा 1 लो। यही तो होता है स्वैप रेशियो। समझ पा रहे हो? ध्यान से देना, पूरा एकदम 100% फोकस। फिर देखो, आपका एक शेयर, मान लो आपका एक शेयर 30 रुपए का चल रहा है बाजार में, मेरा 90 का चल रहा है, तो मैं कहूंगा अपना 3 शेयर सरेंडर करो, उसके बदले में हम 1 शेयर अपना देंगे। मेरे कहने का मतलब है जो स्वैप रेशियो है, कौन सी रेशियो, या उसी को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेशियो। क्या बोलते थे बेटा? ये कैसे डिसाइड होती है? ये डिसाइड होती है शेयर की वैल्यू पे। किस पे? अब मुझे बताओ शेयर की वैल्यू का कैसे पता चलती है? जो दिमाग में आता है बताओ ना, शेयर की वैल्यू कहां से पता चलती है? शेयर मार्केट से। बोलो, शेयर की वैल्यू कहां से पता चलती है? शेयर मार्केट से पता चलती है। अच्छा, शेयर की वैल्यू पता चलती है शेयर मार्केट से। खूब ध्यान से मेरी बात सुनना। तो ये बताओ, शेयर मार्केट से उसी कंपनी की वैल्यू पता चल पाएगी जो मार्केट में लिस्टेड होगी ना, जो अनलिस्टेड है उसका, उसकी तो नहीं पता चल पाएगी। पहुंचे कंसेप्ट तक? अब समझो, तो जो कंपनी अनलिस्टेड है उसका भी तो एमलगेमेशन होता है ना, कोई जरूरी थोड़ी ना कि हर कंपनी लिस्टेड ही हो। बहुत सारी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है ना, उसका भी, उसका भी बेटा होता है एमलगेमेशन, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो अब क्या होता है सुनो, अगर कोई कंपनी ऐसी है, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो लिस्टेड नहीं है, कैसी है? अनलिस्टेड है, हाँ, और उसका एमलगेमेशन हो रहा है, उसका एमलगेमेशन हो रहा है, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हो गया कि वो कंपनी जो अनलिस्टेड है, अगर उसके शेयर का प्राइस निकाला जाए तो क्या निकलेगा?
हम एक प्राइस निकाल लेते हैं, उसी प्राइस को हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। समझ में है क्या होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और क्यों ये यूज होती है? ये यूज हो जाती है, ये होती है स्वैप रेशियो के लिए। किसके लिए बेटा? ये स्वैप रेशियो के लिए होती है। ठीक है, अब निकलेगी कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू? देखो एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। स्क्रीन पे देखो सब बच्चे। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है? देखो ऐसे, जैसे मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, किसी कंपनी की मान लो ये बैलेंस शीट है। ठीक है, मान लो ये 1 2 3 का है और यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं और मान लो कोई लोन है 2 और 1 का, ये मान लो 12 13 मैंने कर दिया ऐसे। और यहाँ पे शेयर कैपिटल है, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स हैं, जो बच गया उतने का ये हो गया 25 और 26 ये हो गया 3 निकल गया, तो 23 के ये हैं। अब देखो बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, कंपनी तो लिस्टेड है नहीं, बाजार में तो शेयर बिकता नहीं, तो ऐसे कहा जाएगा अगर आज ये कंपनी बंद हो जाए, क्या हो जाए? तो इसकी संपत्ति बेच दी जाएगी। कितना मिलेगा? 26 रुपए। बोलो। अच्छा, लाइबिलिटी का पेमेंट करवाओगे, उससे क्या होगा? लाइबिलिटी की पेमेंट होगी, तो लाइबिलिटी की पेमेंट करवा दिया हमने इसमें से। थोड़ा सा बेटा इवन करने के लिए इसको ऐसे कर लिया 13 और इसको 10 कर लिया, मान लो 13 और 10 23 हो गया, तो 3 ये बचेगा। ठीक है, अब ये देखो, तो लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो 10 और 13, तो ये कितना बचेगा? ये एसेट हो गए, ये दोनों हमारी लाइबिलिटी हो गई, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। बोलो सब लोग। और शेयर्स कितने हैं? 3, मान लो 3 शेयर हैं, तो 3 से डिवाइड कर दें तो हर एक आदमी को 1 1 रुपया मिलेगा। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। समझ आए? दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। तो वो कंपनी जो अनलिस्टेड होती है, अगर हमें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी हुई तो हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। बोलो समझ में आया? अब फिर से बताओ, इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी निकलेगी? लिस्टेड की कि अनलिस्टेड की? अनलिस्टेड की। क्या होती है ये? शेयर की वैल्यू। कैसे निकले? और यही तरीका है। ठीक है, अब बताओ मुझे, अपना दिमाग लगाओ, ये एसेट को किस वैल्यू पे लोगे? बुक वैल्यू पे या जिस पे बाजार में बिकेगा उस पे? तभी तो असली वैल्यू निकलेगी। तो एसेट्स लोगे फेयर वैल्यू पे, किस पे? लाइबिलिटी लोगे पेएबल वैल्यू पे। समझे? अगर नहीं है फेयर वैल्यू और पेएबल वैल्यू तो काम चलाएंगे किससे? बुक वैल्यू से। ये कंसेप्ट है बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू का, और ये दोनों कंपनी की निकालनी पड़ती है क्योंकि दोनों अनलिस्टेड है। और मान लो एक अनलिस्टेड होगी तो उसकी निकलेगी, एक का प्राइस होगा तो दूसरा ढूंढेंगे। समझ में आई बात? इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। कोई डाउट? ठीक है, अब ये देखो मैंने क्या लिखा है, पढ़ना। अभी ये पहला नहीं पढ़ा है मैंने। ये देखो क्या लिखा है इंट्रिंसिक वैल्यू। If purchasing company is unlisted and it does not know its issue price, then payment of PC cannot be made and until वैल्यू पर शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी इज कैलकुलेटेड। तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं कैसे? ये देखो, एसेट बेच डाले, स्क्रीन पे देखो, एसेट बेच डाला हमने, एसेट सारे बेच डाले फेयर वैल्यू पे, लाइबिलिटी की पेमेंट करवा दी, और प्रेफरेंस शेयर वाले भी अपना मांगेंगे, फिर जो बचेगा वही तो इक्विटी वालों में बटेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी की होती है, प्रेफरेंस की नहीं। समझ आए? तो ये निकल गई इंट्रिंसिक वैल्यू। बोलो कोई डाउट? ये हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू। ये निकलेगी हमेशा अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, लिस्टेड के लिए नहीं निकलेगी। और ये 1 2 पॉइंट मैंने लिखवाया, क्या क्या? इफ फेयर वैल्यू एसेट एंड पेएबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज नॉट गिवन फॉर परचेजिंग कंपनी, तो हम लोग क्या ले लेंगे? बुक वैल्यू से काम चलाएंगे। और वही बात, अगर कोई इनटेंजिबल एसेट है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? वैल्यू लेस, जब तक उसकी फेयर वैल्यू नहीं दी होगी। फिर बेटा, और ये जो गिवन वैल्यूज हैं एसेट और लाइबिलिटी की, द गिवन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ परचेजिंग कंपनी shall not be incorporated in balance sheet of purchasing company but the given value shall be considered for intrinsic value। कहते हैं एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू दोनों कंपनी की दी होगी, वेंडर की भी और परचेजिंग की भी, लेकिन वो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए है परचेजिंग कंपनी की। इनकॉर्पोरेट कौन सी होगी? वेंडर वाली होगी ना। फिर कंसेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू इज रेलिवेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ओनली। किसके लिए रेलिवेंट है? क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन में ही होता है ना, एक पुरानी कंपनी रह जाती है। बोलो बेटा,
कोई न्यूली फॉर्म्ड कंपनी होगी तो आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकाल सकते, नई नई तो खुली है। और एमएलगमेशन में क्या होता है, नई कंपनी बनती है ना, दो मिल के तीसरी कंपनी बना लेते हैं। तो जब वो कंपनी चलेगी, थोड़े दिन काम करेगी, कुछ एसेट लायबिलिटी होंगे, तब ना हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये कंसेप्ट किसके लिए लॉजिकल है, एब्जॉर्प्शन के लिए, नॉट फॉर एमएलगमेशन। ठीक है। और यहां लिखवाया हमेशा जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगी तो ऐसे में परचेज कंसिडरेशन हमेशा हम लोग निकालेंगे नेट एसेट मेथड से। किससे, समझ आया बेटा? तो ये है कंसेप्ट इंट्रिंसिक वैल्यू का। ठीक है, अब यही बात यहां भी लिखी है। देखो, कभी कभी क्वेश्चन में स्वैप रेशियो नहीं दिया होता, स्वैप रेशियो निकालना पड़े, तो अब हम ऐसे निकालेंगे। देखो, अभी मैंने कहा नहीं, आपकी कंपनी का एक शेयर 30 रुपए का है, मेरा 90 रुपए का है। मैं ऐसे कहूंगा, आपकी कंपनी का एक शेयर 30 रुपए का है, मेरा 90 रुपए का है। तो हम ऐसे करेंगे ना बेटा, 3, जब 3 शेयर दोगे तब मेरा एक शेयर मिलेगा, 3 शेयर के बदले में एक मिलेगा ना। तो यहां देखो मैंने क्या लिखा, पढ़िए। यहां लिखा, द कैलकुलेशन ऑफ स्वैप रेशियो इज डन टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर विच आर अक्वायर्ड टू बी इशूड बाई परचेजिंग कंपनी टू वेंडर कंपनी। फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड, क्या क्या, व्हेन पीस फाइंड आउट पीसी यूजिंग स्वैप रेशियो, स्वैप रेशियो को निकालते हुए पीसी निकालेंगे, और यहां से पीसी कैलकुलेट करेंगे। अब ये एक क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा, ऐसे पढ़ने से नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेटा। कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने, 23। एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग करेंगे। चलो, अब दोनों कंपनी की पीसी निकालनी है। पीसी कैसे निकलेगी, टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करोगे, लायबिलिटी और प्रेफरेंस शेयर्स, और जो आएगा उसको किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो मिल जाएगी परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो अब खुद से निकालोगे परचेज कंसिडरेशन, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूं। ये देखो, इधर मैं हिंट दे देता हूं क्या है। देखो, एसेट का टोटल बताओ इनका कितना है, 1 करोड़ 71 लाख। लेकिन इधर नीचे लिखा था ना 4 लाख का डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है, तो एसेट में से 4 लाख घट जाएगा, फिक्स एसेट में से। तो टोटल एसेट आ गया, क्योंकि फेयर वैल्यू नहीं दी है ना। फिर लाइबिलिटी घटाओगे। अब यहां देखो, लाइबिलिटी के नाम पे क्या क्या है, नंबर एक, एक है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स, माइनस करोगे। एक बेटा है हमारे पास लोन, और एक हम लोग के पास है क्रेडिटर्स। ये तीन चीज हम लोग माइनस करेंगे। तो जो आएगा इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। 10 से डिवाइड करो, कितने शेयर आएंगे, 8 लाख। तो डिवाइड करोगे, जो निकल के आएगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। या तुम लोग ऐसे करो, नेट एसेट मेथड से पीसी निकाल लो दोनों कंपनी की। क्या निकालोगे, नेट एसेट मेथड से पीसी। नेट एसेट से कैसे निकलता था, एसेट्स का फेयर वैल्यू में से माइनस होगी लाइबिलिटी की पेएबल वैल्यू। और फेयर वैल्यू पेएबल वैल्यू है नहीं, खाली यही 4 लाख का डेप्रिसिएशन दिया है। तो दोनों कंपनी का पीसी निकालो, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूं।
चलो, किसी का निकाला अभी बी लिमिटेड का? क्वेश्चन नंबर 23। लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ पीसी ऑफ बी कंपनी, ब्रैकेट में लिखिएगा नेट एसेट मेथड। पहले फिक्स्ड एसेट कितने का लिखा? 79। 83 का था, 83 का था, और 4 लाख का डेप्रिसिएशन, तो आ गया 79। और क्या था बेटा? करंट एसेट कितने का? 69। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितने का? 17 लाख। लोन, अनसिक्योर्ड लोन 22 माइनस होगा, क्रेडिटर्स 42 लाख। और क्या था? प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ सब लोग, तुम लोगों ने पूछा भी नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों माइनस हो रहा है, प्रपोज्ड डिविडेंड क्यों माइनस नहीं हो रहा है? इधर देखो सामने, ये जो बैलेंस शीट है, इसमें एक प्रपोज डिविडेंड है, एक भाई लाइबिलिटी कितनी है? 1 2 3 और 4, 4 ही तो है। तो हम लोग क्यों, ये तो दोनों में तो कोई डाउट ही नहीं होगा, ये तो है ही, ये क्यों माइनस हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है? लॉजिक बताओ, कौन बताएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों माइनस हो रहा है, प्रपोज डिविडेंड क्यों माइनस नहीं होगा? अच्छा, अब इधर देखो, बहुत बार तुम लोग को बताया है, बताओ, इनकम टैक्स में क्या होता है? एक साल पैसा कमाते हो, उसका टैक्स अगले साल देते हो। और अकाउंट्स किससे चलता है? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट से। किससे? तो अकाउंट कहता है हम ऐसे नहीं कर पाएंगे कि एक साल पहले प्रॉफिट निकले, उसका टैक्स अगले साल जाएगा। तो कहते हैं जितना टैक्स आएगा किसी एक्सपर्ट से पूछ के उतने का प्रोविजन बना के पीएल में डेबिट कर लेंगे, तभी तो करंट ईयर का खर्चा करंट ईयर में आया। तो ये जो लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये करंट ईयर का टैक्स है, विच इज येट टू बी पेड। तो इस वजह से ये माइनस हुआ। समझ में? और वो क्यों नहीं माइनस हुआ? प्रपोज डिविडेंड माइनस होती है, आउटसाइडर लाइबिलिटी। क्या माइनस होती है? प्रपोज डिविडेंड किसको मिलता है? मालिकों को, इक्विटी वालों को। उन्हीं का तो है, उन्हीं के लिए तो कीमत निकाली जा रही है। समझ आया? इसलिए वो माइनस नहीं हुआ। कितना आया था बेटा माइनस करने पे? 90 लाख। और ये बताओ शेयर कितने? अच्छा ठीक है, अभी तो यही करना था। चलो, अब उसका निकालो, बीसन लिमिटेड का। कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बीसन लिमिटेड। पहले करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, सिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर, टैक्स लाइबिलिटी, डिविडेंड, ये देखो इनके पास बीसन वाला, ये वाला तो हो गया ना? अच्छा, ये वाला हो गया। अब इनका हम लोग लिखने जा रहे हैं, फिक्स एसेट और 1 करोड़ 60 लाख और 1 करोड़ 160, तो 160, 168। उसके बाद लोन, यहां से 40, 46, 52, 40, 46, 52।
अब बताओ जरा, ये माइनस करके कितना आएगा, प्लस माइनस करके बेटा? और 1,80,00,000, इसको बोलेंगे नेट एसेट। हाँ, डिविडेंड यहाँ माइनस किया है, पिछले में माइनस नहीं किया, पिछले में था ही नहीं, तो यहाँ क्यों माइनस किया? प्रपोज्ड डिविडेंड कितने टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का, कौन कौन सा बताओ? एक प्रपोज्ड डिविडेंड, दूसरा इंटरिम डिविडेंड। एक प्रपोज डिविडेंड बेटा, दूसरा इंटरिम डिविडेंड, ठीक है? तो अगर ये अपने पास लिखा हुआ है, इधर देखो, डिविडेंड के बारे में क्या पढ़ा था? दो टाइप के डिविडेंड होते हैं, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। अगर करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में दे दें तो इंटरिम, और करंट ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में दें तब क्या होगा? प्रपोज्ड। अच्छा, अब बताओ, एज पर कंपनीज एक्ट क्या डिविडेंड प्रपोज करके विड्रॉ कर सकते हो? एज पर कंपनीज एक्ट कभी डिविडेंड को प्रपोज करके विड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो मतलब हमें देना तो पड़ेगा। तो एग्जैक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए माइनस करें तो एग्जैक्ट आएगा, माइनस ना करें तो भी क्या होगा? ये प्रपोज डिविडेंड किसको जाना है? जाना तो इक्विटी शेयर होल्डर को ही है ना, समझ आया ना? लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। वैसे जब भी हम लोग नेट पेमेंट मेथड से निकालते हैं परचेज कंसिडरेशन, तो हमेशा हम लोग माइनस करते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी। क्या माइनस करोगे? और एज पर कंपनीज एक्ट क्या है? एक बार डिविडेंड प्रपोज कर दिया फिर वो विड्रॉ नहीं होगा। तो अब ये माइनस करने पे आ गया 1,80,00,000। अब बेटा निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए जरा, इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। जरा बताओ, इनके कितने शेयर्स हैं बीसन के? 8,00,000। तो 8,00,000 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा देखो? इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई 22.5। ये आ गई इंट्रिंसिक वैल्यू। ये किसकी आई? ये आई बीसन लिमिटेड की। और अगर इसका भी निकालें, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मान लो अगर मैं इसका निकालूं तो इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। कितने शेयर थे बेटा उसके, बताओ जरा? 50,000। तो अब बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ गई? 90,00,000 को 50,000 से डिवाइड कर दो, 180। दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। हालांकि हमें परचेजिंग कंपनी की चाहिए, वेंडर कंपनी की यहां नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। कॉपी हो गया इतना? अच्छा, अब इधर देखो, क्यों नहीं चाहिए उसका भी लॉजिक देख लो। यहां पे क्या लिखा था देखो, द शेयर होल्डर ऑफ बी कंपनी आर अलॉटेड इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। तो ये बताओ, शेयर होल्डर जो इनके हैं उनका कितना पैसा है? 50,00,000 है इनका। मतलब इनका जो भी पैसा है बेटा, वो दिया जाएगा नई कंपनी के द्वारा, तो शेयर निकाले होंगे। यहां पे लिखा था जो पुरानी कंपनी है, यहां लिखा है ना, द शेयर होल्डर्स ऑफ बी कंपनी अलॉटेड इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम शेयर ऑफ बीसन लिमिटेड इन द सेम प्रोपोर्शन इन रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द टू कंपनी बियर टू वन अनदर पास जर्नल एंट्रीज। तो फिलहाल हम लोगों ने दोनों की अभी निकाल ली। अभी मैं बताता हूं ये क्यों नहीं होगा। अब ये बताओ, पहले जो नई चीज थी इंट्रिंसिक वैल्यू, सबको निकालना आया? क्या किया बताओ इसमें? पहले ऐसे याद कर लो, नेट एसेट मेथड लगा दिया, परचेज कंसिडरेशन वाला लगाया ना। तो नेट एसेट मेथड क्या होता है? टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी।
जो निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, नेट एसेट। उसी नेट एसेट को डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ शेयर से, तो क्या मिल जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये काम हो गया। अब आगे बढ़ो, अब आगे। अब ये बताओ मुझे बेटा, सब बच्चे देखो, कौन कंपनी किसको खरीद रही है, जरा नाम बताना मुझे, कौन बिक रही है, बी लिमिटेड। अब ये बताओ बी लिमिटेड की वर्थ कितनी है, 90 लाख। तो ये जब अपना शेयर देंगे तो 90 लाख का ही तो देंगे भाई, उतना पैसा ही तो देंगे ना जिसकी जितनी उसकी कीमत है। तो इसीलिए इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कोई हमें खास जरूरी नहीं होती, क्योंकि शेयर्स तो इसने इशू करने हैं ना। अब ये कहेगा, अब ये कहेगा बेटा कि तुम्हारी कंपनी की वर्थ 90 लाख की है और 22.5 रुपए का एक शेयर हमारा है, तो हम तुम्हें 4 लाख शेयर इशू करेंगे। समझ आए, 4 लाख शेयर इशू करेंगे तो उनकी पेमेंट हो गई ना शेयर्स में। तो इसीलिए जनरली जो कंपनी वेंडर कंपनी होती है, हमें जरूरत नहीं पड़ती उसकी परचेज कंसिडरेशन निकालने की, क्योंकि जो उसकी नेट एसेट आई, क्योंकि क्या है बेटा, मार्केट में तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो कोई मार्केट वैल्यू तो है ही नहीं। बोलो सब लोग, नहीं तो पढ़ते नहीं हो, मार्केट कैप इतना चल रहा है, ये मिड कैप वगैरह वगैरह, तो मार्केट में तो है ही नहीं, तो मार्केट वैल्यू तो है नहीं। यही सब जोड़ घटा के जो आया वही तो उसकी कीमत है, तो जो कीमत है उतना दिया जाएगा। और याद करो, नेट एसेट मेथड पढ़ रहे हो ना, नेट पेमेंट थोड़े ना पढ़ रहे हो। नेट एसेट मेथड में हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं, क्या बोला मैंने, और नेट पेमेंट में कम ज्यादा होता है। आपने कभी नोटिस किया, देखो बेटा, इसमें नेट पेमेंट मेथड में ज्यादातर गुडविल और कैपिटल रिजर्व आता है। नेट पेमेंट मेथड में ज्यादातर क्या आता है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। क्यों, पेमेंट कुछ और हो रहा होता है, कंपनी की हैसियत कुछ और होती है। हैसियत तो यहां से निकली ना एग्जैक्ट, जब एसेट में से लाइबिलिटी माइनस हुई तब निकल के आया ना वाकई में वो कितने की है। नहीं तो क्या होता है, नेट पेमेंट में खरीदने वाला अपनी जरूरत के हिसाब से कभी ज्यादा पेमेंट भी तो कर सकता है। ज्यादा करेगा तो नुकसान होगा, क्या आएगा, गुडविल। कम पेमेंट करेगा मतलब सस्ते में मिल गई कंपनी, तो क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व। लेकिन ये प्रॉब्लम कहां आती है, सिर्फ और सिर्फ नेट पेमेंट मेथड में। किसमें, नेट एसेट में नहीं आएगी। नेट एसेट में जो चीज जितने की है उतने पे खरीदी गई ना। समझ में है कि नहीं है, ठीक है। यही बात मैंने लिखवाई थी तुम लोग को, एक लिखवाया था रीजनेबल पीसी, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। जहां हम लोगों ने लिखा था बेटा, वहां हमने लिखा था ये सारी बातें। ये देखो इधर, न्यू कंपनी की बुक्स हम लोगों ने कहा लिखा था, वहां पे ये सारी बातें आपने लिखी हुई है। किस कंसेप्ट में लिखा है बेटा, ये है देखो, यहां लिखवाया था। ये है पहली एंट्री, क्या लिखी थी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, फिर एसेट्स टू लाइबिलिटीज टू बिजनेस परचेज, और यहाँ क्या है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अब इसके लिए मैंने कहीं आपको लिखवाया जरूर होगा इसके बारे में, ये देखो, ये इफ पीसी एक्सीड नेट एसेट, क्या क्या लिखा है, ये देखो कंडीशन 4 में, अगर पीसी जितना पेमेंट किया वो उसकी संपत्ति से ज्यादा है तभी तो नुकसान होगा, तभी क्या आएगी, गुडविल आएगी। और अगर जो पेमेंट किया नेट एसेट ज्यादा है, पेमेंट कम किया तो क्या आएगा, फायदा आएगा। और जो नेट एसेट है वही उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। समझ में, और जो नेट एसेट है वही क्या है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है बेटा। लेकिन नेट पेमेंट मेथड में ज्यादातर ऐसा होता है कि नुकसान फायदा आता है फिलहाल। चलो यहां तक हम लोग पहुंच गए, अब आगे बढ़ो जरा। चलो अब निकालो पीसी, लिखिए नीचे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड।
पीसी निकालना है या निकल गई है? जो अभी लगाया वो नेट एसेट मेथड ही तो था, तो पीसी निकल गई ना बी कंपनी की 90 लाख। अब तो ये निकालना है ना शेयर कितने देने हैं, तो निकाल भी तो दिया था, 4 लाख शेयर निकल के आ रहे थे। चलिए, तो अब यहां लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन वेंडर कंपनी का 90 लाख, वैल्यू पर शेयर 22.5, तो नंबर ऑफ शेयर ये हो गया 4 लाख। तो बीसन लिमिटेड बी लिमिटेड के लिए 4 लाख शेयर इशू करेगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ, अब बुक्स क्लोज करिए। इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ बी कंपनी कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे? रियलाइजेशन और शेयर होल्डर, क्योंकि इनका ये भी नहीं लिखा है इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, खाली शेयर लिख के छोड़ दिया। ठीक है, और कैश वगैरह है नहीं, तो अब बनाओ एक रियलाइजेशन और एक शेयर होल्डर अकाउंट। लिखिए, रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट। चलो, अब जो शेयर होल्डर का पैसा है वो शेयर होल्डर में ट्रांसफर करिए। क्या क्या हो सकता है बेटा बी कंपनी में, देखो जरा। एक शेयर कैपिटल और एक कैपिटल रिजर्व और एक जनरल रिजर्व। शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, तीनों ट्रांसफर करो। बाई शेयर कैपिटल 50 लाख, बाई कैपिटल रिजर्व 1 लाख, 10 लाख, और वो कितना है जनरल रिजर्व? 36 की 360? 36। अच्छा, बाकी सब भेज दो। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट, गुडविल। टू फिक्स्ड एसेट, टू करंट एसेट, टू इन्वेस्टमेंट, टू गुडविल, 8,30,000, 83 लाख है ना बेटा? फिक्स्ड एसेट कितने के हैं? 83 लाख। हाँ, रियलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ आ जाओ, टू फिक्स्ड एसेट। हाँ, अब बताओ कितना था वो? 83 लाख का। और करंट एसेट बेटा 69। बी लिमिटेड का बताना है, बीसन का नहीं। फिर टू इन्वेस्टमेंट 17 लाख, और वो बताओ गुडविल। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में देखो तो अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बाई
अनसिक्योर्ड लोन 22 lakh by creditor 42 lakh by provision for tax 1 lakh 11 lakh। अच्छा, अब पीसी डिमांड करो तो बाई बीसन लिमिटेड 90 लाख की पीसी आई थी, और यहां से पता चल जाएगा फायदा हुआ या नुकसान, उसको डाल देंगे इक्विटी में, इक्विटी मैच कर जाएगा। डेबिट साइड ज्यादा लग रही है। बाई लॉस बैलेंसिंग फिगर, और ये जो पीसी है 90 लाख की, ये शेयर्स में तो यहां लिखेंगे टू शेयर इन बीसन लिमिटेड, और लॉस लिख दो 60 लाख का, ये मैच कर जाएगा। कौन सा बेटा? 6 लाख। टोटल कितना आ रहा है? चलो अब नई कंपनी के यहाँ बुक्स बनाओ। इन द बुक्स ऑफ बीसन लिमिटेड चलो पहली एंट्री क्या होगी बेटा? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर
of B Limited 90 lakh being business purchased सेकंड पॉइंट, जो जो उसके एसेट्स हम लोग लाए हैं, फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन माइनस करके 4 लाख की, करंट एसेट वही रहेगा, इन्वेस्टमेंट वही रहेगा। फिक्स्ड एसेट अभी हम लोगों ने निकाला था ऊपर 79, 69 और 17, 79 लाख और 69 लाख, 17 लाख टू क्रेडिटर कितने के 42 लाख, फिर अनसिक्योर्ड लोन 22 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स 11 लाख और बिजनेस परचेज 90 लाख। क्योंकि नेट एसेट मेथड लगाया है इसलिए चांसेस कम है कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व आएगा, सेम है, क्योंकि जितना पैसा बनता है उतना ही हम लोगों ने दिया है। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर, थर्ड पॉइंट, liquidator of B Limited account debit to share capital to security premium, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 90 लाख की पेमेंट करनी है। अभी हम लोगों ने कितने शेयर्स निकाले थे 4 लाख, तो बेटा 4 लाख 10 रुपए के हिसाब से 40 लाख तो जाए, क्योंकि फेस वैल्यू तो 10 ही रुपए है ना, 40 लाख जाएगा शेयर कैपिटल में और बाकी का बचा 50 लाख जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। 4 लाख इंटू 12.5, 4 लाख इंटू 10, वो तो इंट्रिंसिक वैल्यू आई ना 22.5 लाख। शेयर कैपिटल में तो हमेशा फेस वैल्यू जाएगी। चलो हो गया। चलो अब बेटा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जरा एक चीज छोटी सी और देखो, फिर हम लोग आगे बढ़े और बढ़िया से। क्वेश्चन तो लग गया और अच्छे से समझ में आएगा। जरा बताओ इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आई थी, जरूरत नहीं पड़ी थी लेकिन हम लोगों ने निकाला था, तो कितनी आई थी 180 और इनका 22.5, 22.5 एक का और 180 एक का। जरा एक बात देखो 180 को डिवाइड करोगे 22.5 से तो कितना आ रहा है, तो इसका मतलब बी लिमिटेड के एक शेयर के बदले में बीसन लिमिटेड अपने 8 शेयर इशू करेगा। बोलो बी लिमिटेड के एक शेयर के बदले में बीसन लिमिटेड कितने शेयर इशू करेगा, 8 शेयर इशू करेगा। और ये देखो इनके पास शेयर हैं कितने 50,000, कितने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा 50,000 पे 4 लाख शेयर इशू करेगा। समझ आ रहा है भाई, उनका एक शेयर कितने का है 180 का, ओल्ड कंपनी का 180 का, और इनका बीसन का कितने का है 22.5 का। तो वो कहेंगे ना तुम्हारा 22.5 का है, हमारा
तो इसका मतलब हमारे एक शेयर में तुम्हारे 8 शेयर होते हैं, तो हम एक शेयर के बदले में कितने शेयर लेंगे? 8 लेंगे। फिर वो कहेंगे हमारे पास 50,000 शेयर है, वो कहेंगे हमारे पास 50,000 शेयर है, तो इंटू 8 लाओ 4 लाख शेयर दो हमको। बोलो समझ में? तो ये पीसी अगर हम लोग यूज करते तो हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते थे कि पीसी इस तरीके से निकाली जाती। समझ आया बेटा? तो ये हम लोगों ने यहां तक कर लिया काम। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 22। एक बार पढ़ लो, बिल्कुल ऐसे ही है, अगर तुम लोग कर लोगे तो ठीक है, होमवर्क हो जाएगा। पढ़ो जरा क्या लिखा है, देखिए। जैसे पिछले में 2 बैलेंस शीट दी थी वैसे अभी भी है। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एंड स्मॉल लिमिटेड। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड और स्मॉल लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है, ठीक है, बैलेंस शीट दी है। फिर आगे पढ़िए, ये बैलेंस शीट है। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अग्रीड टू एब्जॉर्ब स्मॉल लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर ऑन द फॉलोइंग टर्म। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड टू पे रीपे 10% डिवेंचर ऑफ स्मॉल लिमिटेड, डिवेंचर की पेमेंट करेगा। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड टू रीवैल्यू फिक्स्ड एसेट टू 195 टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स। शेयर्स ऑफ बोथ कंपनीज टू बी वैल्यूड ऑन नेट एसेट बेसिस। अब ये देखो कहानी, दोनों कंपनी के शेयर की कीमत कैसे निकलेगी? नेट एसेट बेसिस पे। तो यही तो हुआ ना नेट एसेट, ठीक है। आफ्टर कंसिडरिंग 50,000 टुवर्ड्स गुडविल ऑफ स्मॉल लिमिटेड। फिर लिक्विडेशन की कॉस्ट आई है 3,000। कहता है स्वैप रेशियो बताओ, जर्नल एंट्री बताओ और बैंक अकाउंट बताओ। 3 चीज कह रहा है। अब अगर देखो तो मैं इसको होमवर्क दे दूं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या क्या करोगे इसमें। सब बच्चे देखो स्क्रीन पे। अब बताओ कौन सी कंपनी वेंडर कंपनी है? स्मॉल कंपनी। और परचेजिंग कंपनी कौन सी हो गई? स्ट्रॉन्ग, ये वेंडर। अब बताओ जब निकालोगे जब निकालोगे नेट एसेट, तो इधर देखो बेटा, जब निकालोगे नेट एसेट आप, तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं इनके कितने के? 75 के। इधर देखो सब बच्चे, फिक्स्ड एसेट 75 का लोगे। फिर क्या है स्टॉक, ये 47 का। डेटर 50 का। और बैंक तो 10 का रहेगा ही रहेगा। बोलो बेटा। इसके अलावा ये देखो और क्या लिखा है, यहां पे लिखा था क्या लिखा है? गुडविल का कोई पॉइंट आया था कहीं पे, सी में लिखा है देखो। शेयर्स ऑफ बोथ कंपनी वैल्यूड ऑन नेट एसेट आफ्टर कंसिडरिंग 50,000 टुवर्ड्स गुडविल ऑफ स्मॉल लिमिटेड। कह रहे हैं इनकी 50,000 की गुडविल है, तो जब ये कंपनी बंद होगी, बिकेंगे इसके एसेट्स, तो इसका भी तो पैसा मिलेगा और उसमें से लाइबिलिटी की पेमेंट होगी। तो लाइबिलिटी है क्या? देखो, एक क्रेडिटर है और एक क्रेडिटर है, ये रहा, और एक डिवेंचर है, यही तो है। तो ये माइनस कर दोगे तो पीसी निकल के आ जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है? गुडविल क्यों लेंगे, लॉजिक बताइए। क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं लिया था? पिछले में नहीं बताया था? गुडविल जब बैलेंस शीट में है नहीं, जब कंपनी बिकेगी, कंपनी खुद बता रही है कि हमारी गुडविल के हमें इतने पैसे मिल जाएंगे, तो वो भी तो एसेट्स का रियलाइजेशन हुआ ना, ठीक है। और लाइबिलिटी माइनस करोगे तो ये आ जाएगा पेमेंट। बोलो बेटा समझ में आया पीसी कैसे निकलेगी? ठीक है। फिर डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर से, तो निकल के आ जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू। बताओ, ट्राई करना चाहोगे खुद से एक बार? तो आंसर लिखो जरा, आंसर लिखो। पीसी इस पहले स्मॉल लिमिटेड और स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का पीसी आएगा 180 और स्ट्रॉन्ग का पीसी आएगा 3 लाख का, 3 लाख का। ठीक है, आगे। इंट्रिंसिक वैल्यू
इंट्रिंसिक वैल्यू इनकी आएगी 15 रुपीज की, इनकी आएगी 20 रुपीज की। इंट्रिंसिक वैल्यू स्मॉल की आएगी 15 रुपीज की, स्ट्रॉन्ग की आएगी 3 लाख की। तो बेटा इससे डिवाइड करके इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर स्वैप रेशियो निकालोगे, स्वैप रेशियो अभी निकाल के बता सकते हो मुझे इसकी पीसी? नया क्वेश्चन करने का तो टाइम रह नहीं गया। ठीक है, अब ये बताओ, इधर देखो सब लोग, पहले पीसी निकल जाएगी खुद से कि नहीं निकल जाएगी? इंट्रिंसिक वैल्यू निकल जाएगी। अब ये देखो इनकी डिमांड क्या है, एक्सचेंज रेशियो चाहिए। तो एक्सचेंज रेशियो क्या होता है, मेरी तरफ देखो। हाँ, एक्सचेंज रेशियो क्या होता है, स्वैप रेशियो क्या होता है? ये देखो यहां लिखवाया है, वेंडर कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू न्यूमरेटर होगी और परचेजिंग कंपनी की क्या होगी, डिनोमिनेटर। स्वैप रेशियो क्या होगा, वेंडर कंपनी की वैल्यू क्या होगी, न्यूमरेटर, और परचेजिंग कंपनी का डिनोमिनेटर। तो ये होगा स्वैप रेशियो। तो ये तो उसने पूछा है स्वैप रेशियो बताओ। एक का 15 बताया था, एक का 10 बताया था, तो 20 बताया था। अच्छा, तो 0.75 आ जाएगा। मतलब रेशियो ऐसे नहीं लिखा जाता ना, रेशियो ऐसे ही ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होना चाहिए ना कुछ। ठीक है, अब आगे देखो दूसरा, जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग। जर्नल एंट्री कौन कौन सी होती है बोलो? बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, एसेट टू लायबिलिटी, और लिक्विडेटर टू मोड ऑफ पेमेंट, और खर्चे वर्चे उठाए होंगे तो उसकी हो जाएगी एंट्री। हाँ, ये देखो, मेट बाई स्ट्रॉन्ग लिमिटेड 3,000 एब्जॉर्प्शन का कॉस्ट, तो गुडविल डेबिट टू कैश। फिर ये देखो डिवेंचर की पेमेंट करवाई है, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अग्रीड टू 10 पे रीपे 10% डिवेंचर ऑफ स्मॉल लिमिटेड, तो उसकी भी तो एंट्री होगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट कर रहे हैं ना, सीधे सीधे पैसा दे रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डिवेंचर दिया था। बोलो बेटा। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे, हो जाएगा ट्राई, सब लोग जरूर करना, ठीक है। चलो अब आगे लिखो अगला। अगला है बेटा केस नंबर 9, खाली लिख पाएंगे। केस नंबर 9, इसका नाम है अपडेशन ऑफ अकाउंट। अपडेशन ऑफ बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी एंड परचेजिंग कंपनी। अपडेशन ऑफ बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी एंड परचेजिंग कंपनी। अब ये क्या चीज है, मेरी तरफ देखो। अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं, सब लोग लिखना बंद करो, 2 मिनट सामने देखो। अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं बेटा, सब क्वेश्चन में ऐसे होता था, ये एक कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट दी है, और इसको कोई नई कंपनी खरीद रही है इसी डेट पे। जिस डेट का बैलेंस शीट दिया था उसी डेट पे वो बिक जाती थी। समझे? अब अगर बैलेंस शीट आपको पहले दी हो और 6 महीने बाद बताए कि कंपनी बिक रही है, तो 6 महीने में जो ट्रांजेक्शन हुए उसको अपडेट करके नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, या नई न भी बनाओ तो भी इनको अंडर इनको समझते हुए तब इसको क्लोज करेंगे ना, इस वाली बैलेंस शीट को। इसको बोलते हैं अपडेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कब ये होगा, जब एब्जॉर्प्शन का डेट अलग हो और बैलेंस शीट की डेट अलग हो। अकाउंट्स में, फाउंडेशन में जब पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ते थे तो उसमें भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई सा भी पढ़ लो आप, सब में एक ये लॉजिक आ सकता था। क्वेश्चन कभी कभी आते भी हैं कि बैलेंस शीट किसी और डेट की दी हो और पार्टनर का एडमिशन हो रहा है 10 महीने बाद, तो 10 महीने बाद फिर बैलेंस शीट बनानी होती थी, तभी तो रिवैल्यूएशन वगैरह कर पाओगे। समझ आए? अक्सर उसी डेट का दिया होता था, लेकिन अलग डेट का देगा तो आपको क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। कैसे अपडेट करना होगा, जो क्वेश्चन में कहेगा वो कर देना। क्या क्या हो सकता है, सोचो जरा 2 मिनट। भाई एसेट, मान लो 6 महीना और कंपनी चली तो 6 महीने डेप्रिशिएट होंगे,
हो सकता है कंपनी कुछ प्रॉफिट कमाएगी तो वो कैपिटल में एडजस्ट होगा, मे भी कोई रिजर्व वगैरह है क्रेडिटर्स, तो खुद ही क्वेश्चन आपको बताएगा क्या अपडेट करना है। पहले अपडेट करोगे फिर क्वेश्चन लगाओगे। समझ आए? मतलब कोई नया कंसेप्ट नहीं है, अपडेशन होगी और अभी तक जो पढ़ा है वैसे ही हम लोग का क्वेश्चन लगेगा। बोलो समझ में आ रहा है? जैसे ये देखना, क्वेश्चन करवाने नहीं जा रहा हूं, एग्जाम में कैसे पहचानोगे आप, ये देखो जरा, लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ रामा एंड कृष्णा लिमिटेड 31 दिसंबर 1980। 31 दिसंबर 1980 की बैलेंस शीट दी है और ये देखो क्या कह रहे हैं, रामा लिमिटेड टुक ओवर एंड एब्जॉर्ब कृष्णा लिमिटेड ऑन जुलाई 81। देखो बैलेंस शीट दिसंबर की दी है, कब की दी है और कब एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब ये देखो कहानी बताना शुरू कर दिया कि 6 महीने में इतने का प्रॉफिट हुआ, एसेट इतने से डिप्रिशिएट हो गए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी बैलेंस शीट को अपडेट करना पड़ेगा ना, तब जाके हम लोग कर पाएंगे वो एब्जॉर्प्शन। होता होगा सब कुछ वैसे, पीसी निकलेगी, पुरानी कंपनी में रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, जैसे जो कुछ होता था सब, बस ये 2-3 पॉइंट जो लिख देगा वही हम लोग को इसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। समझ में? लिखिए, इफ परचेजिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ वेंडर कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, instead of taking it on balance sheet date, then we will update the books of vendor company and purchasing company up to the date of business taken over, for the purpose of PC and intrinsic value। अगर बैलेंस शीट अपडेट नहीं करोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ी तो वही गलत आएगी, पीसी निकालोगे वही गलत आएगा। हो गया? चलो अब आज बेटा यहीं तक कर पाएंगे, नया क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है। जो मैंने होमवर्क दिया है वो कर लेना। हम लोग देखो 9 केस तक पहुंच गए। इसमें क्या क्या पढ़ना है, मर्जर और अमेलगमेशन, पहली क्लास में पढ़ा था। तो जो अमेलगमेशन है वही मर्जर है, मर्जर की खाली एंट्रीज पढ़नी है। हम लोग 9 केस पे पहुंच गए, टोटल 14 केस हैं। ठीक है, जैसे ये 9 अभी चल रहा है ना, तो 5 और करने हैं, तब उसके बाद फिर मर्जर होगा, तब जाके चैप्टर खत्म होगा। समझ आया ना? लेकिन अब छोड़ने से तो कोई मतलब नहीं है ना, ढंग से लगाओगे तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है, पहली बार में बस अटपटा लगता है।